मंच पर उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, छोटे बच्चे और इस मंच पर विराजमान राजस्थान से आए कसाना जी, आईआईटी कानपुर से प्रोफेसर साहब और एडवोकेट मुंडन सिंह, हमारे स्टेट बैंक के मैनेजर साहब और ऑल इंडिया ऑल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल पटेल जी, हमारे साथ में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आए आदर और सम्मान के योग कृष्ण कुमार वर्मा जी, मैं इस सम्मानित मंच की तरफ से आप सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के 76वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आपने जो मांगे यहाँ पर प्रस्तुत की हैं पार्टी के माध्यम से, आदरणीय डॉक्टर ओमकारनाथ कटियार जी जो आपके बीच में हमेशा एक जुझारूता से, कर्मठता से अपने विचार रखते हैं और लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि सरकार से मांग करने के लिए जब तक कोई संवैधानिक पद नहीं होता है तब तक सरकार सुनती नहीं है। जहाँ 4 लट्ठ का चौधरी होता है, 5 लट्ठ के पंच होते हैं, जहाँ 6 लट्ठ होते हैं वहाँ अंच गिने न पंच। आज सरकारें अदालत में चले जाओ, कोई न्याय नहीं है। किसी विभाग में, राज्य की किसी एजेंसी में चले जाओ, आप एक एफआईआर तक नहीं करा सकते हो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे और संगठन हमारा बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा तब तक हम कितने भी धरने प्रदर्शन करते रहें, अपना समय नष्ट करते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मानना तो यही है सूक्ष्म शब्दों में कि आप लोग अपने लोगों को और अधिक संख्या में जोड़ें और आगे जब भी कभी बैठक हो तो एक ऊंचे स्तर पर बैठक हो। और पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पास में पैसा बहुत है, हम पैसा खर्च भी कर देंगे। लेकिन संगठन में ताकत जब आएगी जब हम किसी पैसा को सही स्थिति में खर्च कर रहे हों। हम जा तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, हर आपकी कितनी बैठकें हुई होंगी, लेकिन हम एक ऐसी बैठक भी करें कि जिसमें सरकार के कानों तक आवाज़ चली जाए। छोटी बैठकों से हम रोजाना ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन देंगे, डस्टबिन में डाल देते, कोई सुनने वाला नहीं है। ओमकारनाथ कटियार जी ने जंतर मंतर पर 100 से अधिक धरने प्रदर्शन यहाँ किए होंगे, लेकिन उनका हल क्या निकल कर के आया? केवल और केवल समय नष्ट किया। उसके अलावा क्या फ़ायदा निकल कर के आ रहा? हम सब दूर से आते हैं, खर्चा होता है, आप लोग भी अपना समय देते हैं। पैसा कोई भी दे सकता है, लेकिन समय का दान देना बहुत बड़ा दान है। जो लोग समय का दान देते हैं तो आपकी मेहनत, आप अपना समय दे करके यहाँ आते हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग आए और आपकी जो मांगे हैं सरकार से, उसके लिए हमें संगठन को बहुत मजबूती से बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारी संख्या हजारों में नहीं बदलेगी तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम व्यवस्थाएं भी करेंगे। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले उसकी एक योजना बनाई जाती है। ये योजना तो अटेंडम फ़ोन कर दिया, हम आ गए, आकर के यहाँ बैठ गए, हमने आप लोगों को सुन लिया। लेकिन किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीका से यदि हम करेंगे तो हम लोगों की ताकत कम नहीं है और हम सरकार के कानों में घंटी बजाने का काम करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस जंतर मंतर की भूमि पर ऑल हिंद पार्टी के जो हमारे संरक्षक हैं कटियार साहब, वो इस भारत की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने न जाने कितने धरने यहाँ पर दे चुके हैं अब तक। आज की कड़ी में सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम एडवोकेट डिब्लू सिंह मुंडन है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हूं। अभी हमारे आईआईटी कानपुर से जो आए हुए हैं हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अभी ये कार्ड बांटना बंद करो। ये कार्ड मैंने इसलिए बंटवाए हैं कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हूं तो हमारा प्रचारमेंट भी जरूरी है। इसलिए क्योंकि गरीब लोग बहुत हैं
और उनका कोर्ट केस कहीं पे भी चल रहा है किसी भी स्टेट में, वो फ्री सेवा दी जाती है। नंबर एक, सबसे पहली बात। दूसरी बात की अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पटेल साहब, और सरदार जी का मैं नाम से परिचित नहीं हूँ लेकिन इनका भी अभिनंदन। हमारे बाल स्वरूप जी मथुरा से आए हैं, ये सरदार पटेल विमुक्त जन न्याय मिशन के एक मिशन चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इनकी। और विनोद नागर जी और उनकी टीम पूरी। और भारत ही नहीं, ये हमारे विदेशों में भी आवाज पहुंच रही है इस बात की। जो हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग अपना समय निकाल करके आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसी ठंड में पहुँचे और ऐसे इतना कोहरा पड़ रहा है लेकिन तब भी आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आपके अंदर दर्द छिपा हुआ है। जो आज की सरकार हमारे अधिकार नहीं दे रही है, हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस संविधान में लिख करके दिया है कि 2 अधिकार तो तुम्हें देने पड़ेंगे, कोई भी सरकार आएगी। नंबर 1 शिक्षा का अधिकार, नंबर 2 स्वास्थ्य का अधिकार। इन 2 कामों के ऊपर भी 80% बजट आदमी का खराब हो जाता है, पूरे परिवार का। उसको सरकार कर नहीं रही है। आयुष्मान कार्ड और दुनिया भर के कार्ड, समझ गए नहीं, नमो कैंप लगवा रहे हैं खामोखा, ये बेकार की बातें हैं। ये सरकार हमें कुछ नहीं देगी। और हमारी एकता, जो हमारी एकता है वो सबसे बड़ी ताकत है। मैं अल हिंद पार्टी में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ आज भी, और कानपुर देहात में मैं बहुत घूमा हूँ। हमारे चंद्रपाल जी बैठे हैं, इनके साथ मोटरसाइकिल पर घूमा हूँ मैं, और हर गांव तक पहुंचा हूं मैं। वहां पे अल हिंद पार्टी को आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। दूसरी बात कि अल हिंद पार्टी जो मुहिम चला रही है वो कोई भी पार्टी मुहिम नहीं चला रही, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो अंग्रेजों से अधिकार मांगे थे हमने, वो आज तक नहीं मिले हैं। जो भी सरकारें आई हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है भारतवर्ष के अंदर। उन्होंने 40 साल राज किया, 43 साल, वो भी गोरों से मिले हुए थे। अब सरकार चेंज हो गई है, ये वोट चोरी की सरकार है। ये वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, बिना वोट चोरी के जीत नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मैं चुनाव लड़ा हूं, 2 चुनाव लड़ लिया मैं अब तक। मैं 2022 नोएडा लड़ा और अल हिंद पार्टी से ही मैंने टिकट लिया था। डॉक्टर साहब बैठे में मैं, क्योंकि हरी मिर्च का निशान था। अब कुछ तो हरी मिर्च के शौकीन वालों ने मुझे वोट दे दिया, तो मुझे 1200 वोट मिले। इस पे एक बार आपकी ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि अल हिंद पार्टी खाता खोल चुकी है। दूसरी बात, जो 2025 के चुनाव अभी दिल्ली में हुए हैं, जो विधायकों के चुनाव हुए हैं, मैं पटपड़गंज से लड़ा, क्योंकि दिल्ली में सबसे हॉट सीट थी पटपड़गंज। वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दो बार वहां पे डिप्टी सीएम रहे थे। मैं चुनाव लड़ा वहां से। 8 मिनट सीसीटीवी बंद कर दिए गए, हम भागते रहे। 6 उम्मीदवार थे, हम भागते रहे, भाई क्या हो गया क्या हो गया। लाइट चलेगी साहब, लाइट चलेगी, ये हो गया वो हो गया। वो बेईमानी से बीजेपी का जिता दिया वहां पे। मैं 5वें नंबर पे तब भी रहा मैं वहां पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखो अधिकार हमारे हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। उन अधिकारों को लेने के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा, और जब तक हम लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक हमारा कोई भला नहीं कर सकता। आप सभी से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि एक हो जाओ, एक छत्र के नीचे हो जाओ। जैसे आज यहाँ पहुंचे हो आप 50 लोग, अब कुछ लोग बसों में आ रहे हैं अभी, लेकिन वो लेट पहुंचेंगे। तो इसी तरह हर जिले में 2027 का चुनाव आने वाला है।
2027 के लिए तैयारी कर लीजिए, वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी बात कि हर जिले में एक एक सभा जरूर करनी होगी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि अब समय भी होने वाला है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो अपना कीमती समय यहां पर निकाल कर आए। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले तो हमें अपने लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूक करने के लिए हमें सबसे पहले जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को बड़ी शिद्दत से पढ़ाएं। और जितने भी आस पड़ोस के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में बहुत होशियार हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियली कोई नहीं है, तो उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। बाकी हम लोग 1857 के विद्रोह की युद्ध भूमि को हमारे बुजुर्गों ने तैयार किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें हमारे जो विमुक्त समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जितने हमारे क्रांतिकारी लोगों ने हिस्सा लिया और उन लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने डकैत घोषित किया। फॉर एग्जांपल डाकू सुल्ताना उर्फ मेघसुंग, वो भी एक फ्रीडम फाइटर था, क्रांतिकारी था। अंग्रेज़ों ने उनको डाकू घोषित करके 1924 में आगरा की जेल में फांसी पे लटका दिया। उसके बाद तांतिया भील भी एक तरह से रॉबिन हुड था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। अमीरों को लूट करके गरीबों में जो है वो पैसा बांटने वाला था, रॉबिन हुड के रूप में था। और इस तरह से दो जट कबीले भी जो थे विमुक्त कबीलों में आते थे, ढिल्लो कबीला और एक गुटका सरदार। इनका जो है सुच्चा सिंह सूरमा, वो भी एक तरह से क्रांतिकारी था, उसको भी डकैत घोषित करके उसको भी फांसी की सज़ा दी गई थी फिरोजपुर में। और चौथे जो थे हमारे जग्गा डाकू, उसको भी डाकू घोषित कर दिया। वो भी 300 एकड़ का मालिक था। वो कसूर जिला आज का, जो पहले अब हम पाकिस्तान कहते हैं, पहले तो ब्रिटिश इंडिया या यूनाइटेड इंडिया कहते थे, वहाँ के वो सूरमा थे। और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को उन्होंने जो है डकैत घोषित कर दिया। और इनके एक बलवंत फड़के ब्राह्मण थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता जाति का, मतलब के उनको इन्होंने क्रांतिकारी घोषित किया। आज उनके नाम पे फड़के चौक, फड़के गली, फड़के रोड, इस तरह से इन्होंने हमारे जो है क्रांतिकारियों का दमन किया। आज हम क्रांतिकारियों की औलाद हैं और हमें अपने जो पूर्वजों का सम्मान रखते हुए अपने लोगों में जो है जागरूकता लानी होगी और भाईचारे को भी कायम करना पड़ेगा। मैं बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए मुख्य प्रबंधक हूँ। कभी किसी कोई भाई बहन को बैंकिंग में कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आपको, जितने भी आपके समाज सेवी हैं उनसे मेरा नंबर मिल जाएगा। बिंदास मुझे कभी भी फ़ोन करके आप फ़ोन कर सकते हैं। आपकी बैंकिंग सेवा जो है हम अपने ऑफिस में बैठकर ही आपका काम करवा सकते हैं। और ये जो बैंकिंग सेवा है, इससे जुड़ना हमारे लोगों का बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए गवर्नमेंट जो है समय समय पर बहुत सी सब्सिडी की स्कीम जो है वो निकालती है, लेकिन क्या है कि ऊपर जो बैठे हुए एग्जीक्यूट करते हैं उस स्कीम को, वो बताते नहीं लोगों को। उसका फ़ायदा हमारे लोग ना उठा करके दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। 90% सब्सिडी, 70% सब्सिडी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है लोग लगे। तो इस तरह की जो अवेयरनेस के लिए अगर आप चाहे अपने एरिया में मुझे बुला सकते हैं। कैरियर एंड गाइडेंस का भी मैं कैंप लगा सकता हूँ। जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, आगे उनको किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह की पढ़ाई से रोज़गार जो है उनको मिलेगा, इस तरह का भी अगर आप कहीं भी मुझे बुलाना चाहें अपने कैरियर एंड गाइडेंस में, बैंकिंग से रिलेटेड सेवाओं के लिए, तो हर जगह मैं से उपस्थित हो सकता हूं। और मुझे बहुत धन्यवाद मैं करता हूं आयोजकों का, मुझे उन्होंने बुलाया और आपके सामने मुझे बोलने का मौका मिला। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।